अंतरिक्ष विज्ञान एवं परोक्ष का अनुसंधान। ऑडियो 5। धूमकेतुओं के उदय का अभिप्राय होता है किसी महान घटना का पूर्वाभास। घटनाएं शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। कुछ धूमकेतु तो वास्तव में शुभ घटनाओं के ही प्रतीक चिन्ह के रूप में चमकते हैं। बेतुलहम का तारा ईसा मसीह के जन्म के समय प्रकट हुआ था। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर ने जूलियस सीजर नामक नाटक में धूमकेतुओं की चर्चा करते हुए बताया है कि ये किसी भिखारी की मृत्यु पर नहीं वरन महान सम्राट की मृत्यु पर ही आकाश में चमकते हैं। वैज्ञानिकों की दृष्टि में तो इनके कुप्रभाव ही अधिक दृष्टिगोचर हुए हैं। डेनियल डिफो की जनरल ऑफ प्लग ईयर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें वर्ष 1965-66 में लंदन में प्लेग और आग लगने की घटना का मुख्य कारण पुच्छल तारों के चमकने को ही माना है। ऐसी अनेकों दुर्घटनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तक में छपा है जो धूमकेतुओं के प्रकटीकरण के कारण हुई हैं। यूं धूमकेतु कोई ऐसा दानव नहीं जो मनुष्यों की तरह मारकाट मचाता हो। यह भी गैस, खनिज चट्टानों तथा हिमकणों से बना विचित्र प्रकार का तारा ही है। सबसे आश्चर्यजनक इसकी पूंछ है, जिसकी लंबाई लाखों करोड़ों मील तक नापी गई है। सन 1811 में धूमकेतु दिखाई दिया था। उसकी पूंछ 10 करोड़ मील लंबी थी, जबकि सन 1843 में जो धूमकेतु दिखाई दिया था, खगोल शास्त्रियों के अनुसार उसकी पूंछ की लंबाई 15 करोड़ मील से भी बड़ी थी। कई धूमकेतु कई पूंछ वाले भी होते हैं। आकाश में इतनी दूर तक फैली हुई पूंछ को बीच से फाड़कर पृथ्वी और दूसरे ग्रह अपनी परिक्रमाएं करते रहते हैं। ऐसा अनुमान है कि पूंछ में पाई जाने वाली गैसें अदृश्य रूप से लोगों के मस्तिष्क और शरीर में ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं जिनसे शरीर और सामाजिक जीवन में दूषित तत्वों की अभिवृद्धि होती है और इसी से यह अनिष्टकारक समझे जाते हों। पर ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जो बलात् मनुष्य की इच्छा शक्ति को मोड़ सकता हो या विध्वंस उपस्थित कर सकता हो। इसकी आकृति ही भयंकर होती है, भार तो बहुत ही कम होता है। खगोल शास्त्रियों ने अनुमान लगाकर बताया है कि एक कमरे की 1 घन इंच हवा में जितना पदार्थ होता है, धूमकेतु की पूंछ में उतना पदार्थ 1 घन मील में होता है। चमक तो गैसों की होती है। इसका सिर भी उतने भार का नहीं होता जितना दिखाई पड़ता है। यह छोटी छोटी गोली के आकार जैसे धूल कणों से बना होता है और यह टुकड़े भी 1 घन मील में कोई 150 की संख्या में होते हैं। इतिहास में हर धूमकेतु के प्रकट होने की कहानी कुछ विपत्तियों के अग्रदूत के रूप में लिखी है। जब जब वे आए हैं, कोई न कोई मानवता के लिए संकट ही लेकर आए हैं। सन 1066 में रूस के इतिहास में आए धूमकेतु के बारे में इस प्रकार लिखा है। इस समय पश्चिम में एक संकेत हुआ। वहां एक बहुत बड़ा तारा था जिसकी किरणें अधिक थी। सूर्यास्त होने के बाद वह सायंकाल को ऊपर उठता था और 7 दिन तक नजर आता रहा। इसके बाद भीतरी युद्ध होते हुए और रूसी भूमिका पर दुश्मनों के कबीलों का आक्रमण हुआ। खूनी तारा जब भी प्रकट होता है, सदा ही रक्तपात का अग्रदूत होता है। कुछ शताब्दियों बाद 1811 ईस्वी में पुनः धूमकेतु दिखाई पड़ा। सन 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना लेकर रूस पर चढ़ आया। फलतः युद्ध में मास्को शहर जलकर खाक हो गया। धूमकेतु केवल सूर्य की संतान हो ऐसी बात नहीं। नवग्रहों में कई के पास यह संतानें हैं। शनि धूमकेतुओं की संख्या 6, नेपच्यून की 8 है। इसी प्रकार बृहस्पति के घर में अनुमानतः 18 पुच्छल तारे चक्कर काटते रहते हैं। कभी कभी दिखाई देने वाले इन धूमकेतुओं की संख्या कम नहीं, हजारों की संख्या में है।
तथा सूर्य के आसपास और सौरमंडल के बाहर भी चक्कर काटते रहते हैं। हमें जो धूमकेतु दिखाई देते हैं वह सब शंकर की जटाओं से एक प्रादुर्भूत पुत्रों की तरह सूर्य संतानें हैं। वह किस तरह पैदा हो जाते हैं इस संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, पर अब सूर्य के ऐसे 32 प्रकाश पुत्रों का पता चला है। आज्ञाकारी पुत्र की तरह यह भी सूर्य की ही परिक्रमा लंबे वृत्त में किया करते हैं। हेली, फाए, ओल्वेरस, ब्रोरसेन, इनके टूटल आदि धूमकेतु 3 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की अवधि में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ धूमकेतु 150 वर्ष तक में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं तो हमें दिखाई देने लगते हैं। हेली एक धूमकेतु जो सौरमंडल हेली के नाम से इस रूप में प्रसिद्ध है, जो हर 76 वर्ष बाद आता है। इससे पहले वह 1910 में आया था, तब प्रथम विश्व युद्ध की तैयारी हुई थी। इसी से लोग अनुमान लगाते हैं कि अगले दिनों तृतीय विश्व युद्ध की तैयारियां हों तो कुछ आश्चर्य नहीं। संभव है तब मानव जाति पर बड़े संकट आए, पर यदि ऐसा हुआ ही तो आगे का संसार एक नए अध्याय से ही प्रारंभ होगा। युग संधि के इस संक्रमण काल में घट रहे कुछ घटनाक्रमों की जो झांकी अभी से नजर आ रही है, उसे देखते हुए भी वैज्ञानिकों का यह अनुमान खगोलज्ञों की परिकल्पना भर नहीं सही प्रतीत होने लगा है। अब तृतीय विश्व युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। सन 1843 में जो धूमकेतु दिखाई दिया था वह सूर्य के 39,000 मील पास तक चला गया था। इससे पहले 3 करोड़ मील की दूरी तक ही वह आ पाया था। धूमकेतु जब सूर्य के पास आता है तभी उसकी पूंछ चमकती और लंबी होती दिखाई देती है। सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण ही ऐसा होता है। जैसे जैसे वह दूर हटता है, पूंछ छोटी होती हुई बाजीगर के खेल की तरह सिर में ही लुप्त हो जाती है। धूमकेतु जब सूर्य के नजदीक आते हैं तब सूर्य के प्रतिकर्षण बल द्वारा पीछे ढकेली गैसों के उड़ने से दुम का निर्माण होता है। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता जाता है उसकी पूंछ की लंबाई बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि एक धूमकेतु की दुम की लंबाई 90 करोड़ किलोमीटर लंबी तक आकी गई है। जिसके साथ धुएं की पताका जुड़ी हो, संस्कृत भाषा में उसे ही धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी का कॉमेट शब्द यूनानी भाषा के कोमेटस के नाम से बना है। इसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला तारा। धूमकेतुओं के प्रकटीकरण की चर्चा बहुत पुरानी है। विभिन्न प्रकार के धूमकेतुओं की खोज का माहौल सर्वत्र बना हुआ है। हैम्बर्ग की खगोलीय वेधशाला में कार्यरत चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर लुबोस कोहोल्टेक ने एक ऐसे धूमकेतु की खोज की है जिसे 20वीं शताब्दी में अब तक चमके धूमकेतुओं से अधिक प्रकाशवान समझा गया है। चूँकि 18 मार्च 1973 को डॉक्टर कोहोल्टेक ने इस धूमकेतु को विशालकाय दूरबीनों की सहायता से ढूंढा, इसलिए इसका नाम भी कोहोल्टेक ही रखा गया है। पृथ्वी से इसकी निकटतम दूरी 3.5 करोड़ मील तथा गति 50 मील प्रति सेकंड की है। अब तक दिखने वाले धूमकेतुओं में कोहोल्टेक पहला धूमकेतु है जिसे पृथ्वी के बाहर से भी देख सकना संभव हुआ है। कोहोल्टेक के प्रभावों के अध्ययन हेतु विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। अमेरिका में राष्ट्रीय वैमानिक नभीय प्रशासन नासा के मार्गदर्शन में ऑपरेशन कोहोल्टेक की आज क्रियाशील होते स्पष्ट देखा जा सकता है। अभी हाल में ही एक विशालकाय पुच्छल तारे का वैज्ञानिकों को पता चला है। इसका नाम इरास अराफी अलकोक है। यह नाम उन 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है जिनने इसकी खोज की। धीरे धीरे यह धूमकेतु पृथ्वी के और निकट पहुंचता जा रहा है। कुछ समय पहले तक यह पृथ्वी से 50 लाख किलोमीटर दूर था। वैज्ञानिकों के अनुसार
पिछले 200 वर्षों में कोई भी पुच्छल तारा पृथ्वी के निकट इतना नहीं आया है। यह उसके अतिरिक्त है जिसके लिए दुनिया अभी से भयभीत है एवं बीवेयर हेली इज कमिंग नाम से जिस पर लिखी किताबें धड़ल्ले से बिक रही हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि जब भी कभी आकाश में धूमकेतु तारे उदित होते हैं तो मनुष्य जाति किसी भयंकर विस्फोट की आशंका से भयभीत हो उठती है, पर हम यह नहीं जानते कि सूर्य के भंडार में ऐसे क्षुद्र ग्रह जिन्हें एस्टेरॉइड कहते हैं असंख्य मात्रा में भरे हैं। वे भले ही छोटी छोटी आंखों से दिखाई न देते हों, पर दूरबीनों ने उनकी उपस्थिति को असंदिग्ध सिद्ध कर दिया है और इस तरह एक प्रलय का खतरा हर क्षण हमारे मस्तिष्क पर मंडराया करता है। पृथ्वी के इर्द गिर्द एक के बाद एक कवचों की परतें लपटी हुई हैं। उनसे टकराकर अंतरिक्षीय उल्कापिंडों से हो सकने वाली क्षति बची रहती है। उल्कापिंड धरती पर आक्रमण करते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते करते जल भुनकर राख होते रहते हैं। इतने पर भी यह नहीं समझ लेना चाहिए कि खतरा बिल्कुल टल गया। ढाल इतनी मजबूत नहीं है जिसे कोई भी हथियार भेद ना सके। पृथ्वी पर अंतरिक्षीय विघातक आक्रमण का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, इन दिनों तो इन आशंकाओं का अनुपात बढ़ता ही जा रहा है। विशाल ब्रह्मांड में विद्यमान ग्रह नक्षत्रों के विशाल समुदाय में अपनी पृथ्वी का आकार एक धूलिकण के समान है। अंतरिक्ष में कितने ही नए तारकों का उद्भव एवं पुरानों का समापन होता रहता है। इस जन्म मरण की प्रक्रिया में कई बार बड़े टकराव ही निमित्त कारण होते हैं। पृथ्वी की आयु 20 करोड़ वर्ष मानी जाती है। यह ब्रह्मांड काल के आयुष्य को देखते हुए चुटकी बजाने जितनी स्वल्प है। फिर भी इसे सौभाग्य ही कहना चाहिए कि उसे किसी अंतरिक्षीय दुर्घटना का अब तक शिकार नहीं होना पड़ा। तथापि यह नहीं समझा जाना चाहिए कि खतरे की कोई आशंका नहीं है। वह सिर पर मंडराता ही रहता है। कई बार तो वह और भी अधिक सघन होता देखा गया है। अपने समय को ऐसी ही आशंकाओं से घिरा समझा जाए तो उसे अत्युक्ति नहीं कहा जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञानी बताते हैं कि कई हजार वर्ष पूर्व शुक्र और पृथ्वी की टक्कर होते होते किसी प्रकार बच गई। दोनों के प्रभाव क्षेत्र इतने समीप आ गए थे कि टकरा जाने जैसा माहौल बन गया था। विपत्ति तो टल गई, पर पृथ्वी की धुरी 23 अंश एक ओर झुक गई और इससे मौसम में असाधारण परिवर्तन हुए। अंतरिक्ष में आवारागर्दी करने वाली ये उल्काएं अपनी दुस्साहसिकता के कारण स्वयं को तो क्षति पहुंचाती ही हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों को भी उथल पुथल से भर देती हैं। इन उद्दंड उल्काओं की आवारागर्दी की गाथाएं दुनिया भर के पौराणिक साहित्य में रोचक ढंग से वर्णित है। यूनान की पौराणिक गाथाओं में इकोरस नाम के एक युवक की कथा है। यह सूर्य से मिलने की महत्वाकांक्षा रख नकली पंख लगाकर चल पड़ा। पंख उसने मोम से चिपका लिए थे। अधिक ऊंचे जाने पर उसके पंख को जोड़ने वाली मोम गर्मी के कारण पिघल गई और पंख नीचे गिर पड़े। इकोरस भी औधे मुंह नीचे समुद्र में आ गिरा तथा मर गया। पिछले दिनों इसी युवक की तरह एक का दुस्साहसी उल्कापिंड भी देखा गया। इसका नाम भी इकोरस ही रखा गया। यह इकोरस उल्कापिंड कभी सूर्य के अधिक निकट जा पहुंचा है, इतना कि बस थोड़ा और पास जाए तो भुरता ही बन जाए। कभी लगता है कि वह बुध से, कभी मंगल और कभी शुक्र से अब टकराया तब टकराया। सूर्य के अति निकट पहुंचकर वह आग का गोला ही बन जाता है, तो कभी सूर्य से इतनी दूर तक पहुंचता है कि शीत की अति ही हो जाती है। जून 1968 में इस उद्दंड क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी के ध्रुव प्रदेश से टकराने की संभावना बढ़ गई थी। यदि खगोल शास्त्रियों की वह आशंका सत्य सिद्ध होती तो पृथ्वी में भीषण हिम तूफान आते, समुद्र उफन कर दुनिया का थल भाग अपनी चपेट में ले लेता, साथ ही लाखों वर्ग मील
भूमि में गहरा गड्ढा हो जाने की संभावना थी। जहां यह उफनता समुद्री जल भर जाता, वहां कुल मिलाकर करोड़ों मनुष्यों का सफाया हो जाता। सन 1908 में मात्र 1000 फुट व्यास की एक उल्का साइबेरिया के जंगल में गिरी थी, तो वहां अणु बम विस्फोट जैसे हो गया था। इकोरस तो उस उल्का से हजारों गुना बड़ा है, अतः परिणाम का अनुमान किया जा सकता है। सौभाग्यवश इकोरस पृथ्वी के समीप होकर गुजर गया और एक भीषण दुर्घटना टल गई। सौरमंडल में ऐसे अनेक क्षुद्र ग्रह हिडाल्गो, इरोस, अल्बर्ट, अतिंडा एओर सहसा टकराकर कभी भी धरती के जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। आज से 48 वर्ष पूर्व 1937 में एक बार ऐसा ही तहलका मचा था। तब इकोरस का ही एक दूसरा भाई हर्मेस अपनी आंखें लाल करके दौड़ा था। खगोल शास्त्रियों ने निश्चित आशंका व्यक्त की थी कि वह भी पृथ्वी से टकरा सकता है। यदि तब वह घटना घटित हो गई होती तो आज पृथ्वी की कुल आबादी 1 और 10,000 के बीच होती। एक नए इतिहास की प्रस्तावना इन दिनों चल रही होती, पर बेचारा हर्मेस पृथ्वी से 5 लाख मील पास तक ही आया, और जब उसने देखा पृथ्वीवासी बहुत डर गए तो उसे भी दया आ गई और उसने अपना मार्ग बदल दिया। पृथ्वीवासियों ने संतोष की सांस ली। अभी इन उल्कापिंडों की आंख मिचौली चल रही है। सन 1983 में इकोरस एक बार फिर लौटा था, किंतु टकराने जैसी परिस्थिति नहीं बनी। परिधि का स्पर्श करते हुए दूसरी ओर चला गया। इसकी आंख मिचौली समाप्त नहीं हुई है। कभी आ टकराया तो 20 करोड़ मेगा टन के परमाणु बम फटने जैसा विस्फोट उत्पन्न करेगा, और जहां कहीं टकराएगा वहां का स्वरूप ही बदल देगा। सारी पृथ्वी उससे प्रभावित होगी। इकोरस का साथी एक और उल्कापिंड है, तोरो। यह आकार में छोटा है तो भी ऐसा है कि टकराने पर कोई भयंकर दुर्घटना खड़ी कर सके। यह 5 किलोमीटर व्यास का है, तो भी तेजी से गिरने पर पृथ्वी की धुरी तक को हिला सकता है और उतने भर से जल थल का वर्तमान नक्शा बदल सकता है। मौसम चक्र में असाधारण परिवर्तन हो सकता है। भूतकाल में ऐसी 8 उल्काएं समय समय पर पृथ्वी से टकराकर उसे भारी क्षति पहुंचा चुकी हैं। हडसन की खाड़ी के किनारे का प्रख्यात गोल गड्ढा, जर्मन में 17 मील चौड़ा राइन केसर का गड्ढा, इन उल्काओं से उत्पन्न हो सकने वाली विभीषिकाओं का परिचय देते हैं। यदि ऐसी उल्काएं ध्रुवीय क्षेत्र पर गिर पड़े तो पृथ्वी का सत्यानाश ही हो जाएगा। ध्रुव की सतह पिघल पड़ेगी और समुद्र में बाढ़ आने से धरती के अनेक भागों में जल प्रलय का दृश्य उपस्थित होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल झीना है, इसलिए वहां उल्काएं आसानी से गिरती रहती हैं। अस्तु उन्होंने सुंदर चंद्रमा को खाड़ खड्डों वाला बना दिया है। यदि पृथ्वी सर्वनाश के लिए ही बनाई गई होती तो विधाता ने इसे इतना सुंदर, प्रकृति के सौंदर्य से अभिपूरित, जीवधारियों से लदा ग्रह न बनाया होता। यहाँ भी जीवन न होता। इतनी उल्काएं व क्षुद्र ग्रह धूमकेतु आते जाते रहे हैं। इनके अंतर्ग्रही प्रभाव धरती पर अवश्य पड़ते हैं। ज्योतिर्विज्ञान की चिर पुरातन विधा में इन्हीं से आत्मरक्षा की व्यवस्था की चर्चा होती है। मनुष्य को डरने घबराने के स्थान पर सुरक्षा के उपाय करना चाहिए। पदार्थ विज्ञान के साथ अध्यात्म विज्ञान को जोड़ने से ही समग्र तत्व ज्ञान का सृजन होता है। उसी समन्वय के आधार पर जो जानने योग्य है उसे जाना जा सकता है और जो पाने योग्य है उसे पाया जा सकता है। इन दिनों की विकट समस्याओं में यदि परोक्ष जगत की विकृतियों को समझने सुधारने का प्रयत्न किया जाए तो उसे दूरदर्शी विवेकशीलता ही कहा जाएगा। फुंसियाँ अच्छी ना हो रही हों तो रक्त विकार खोजने तक दृष्टि दौड़नी चाहिए। मच्छरों को भगाते न बन रहा हो तो सड़ी कीचड़ के खोजने और हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। पतन और पराभाव वस्तुतः भ्रांतियों और विकृतियों की परोक्ष गड़बड़ का ही प्रतिफल होता है।